जी हाँ दोस्तों, तो वेलकम टू आवर चैनल झारखंड कॉम्पिटिटर। तो आज मैं आपको बता दूं, ये है फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का जो हमने लिया है सामान्य ज्ञान एस.के. झा की बुक से। इसको मैंने कंप्लीट करवाया था और काफ़ी प्यार मिला था इस वीडियो में। काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारियाँ दी थी, छोटी छोटी मगर मोटी बातें से। तो चलिए अब बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे। पहले मैं सब्जेक्टिव करूँगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। ये हमारा सामान्य विज्ञान का बुक है और आप यदि रेलवे एस्पिरेंट होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि ये जो है रेलवे एस्पिरेंट के लिए और जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम देते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मोटिवेशनल थॉट है कि जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा। जी हाँ दोस्त, यदि आप पे किसी लोग कोई हंस रहे हैं तो आप टेंशन ना लें, आप उससे सिलेक्शन लेके वो चीज़ें और वो बात बताएं जो आप जो है कर सकते हैं, वो सारा काम कर सकते हैं जो एक मनुष्य चाहता है। ये जो है वृक्क है। वृक्क में जो है ये ज़्यादातर जो है ग्रुप डी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये इसको कौन सा भाग कहते हैं और ये जो है वाई जो है इसे कौन सा भाग कहते हैं, ये चीज़ें आपको जाननी है। तो ये है दायां वृक्क। क्या है? दायां वृक्क है और महाशिरा। दायां वृक्क और महाशिरा, ये महाशिरा हो गया और ये दायां वृक्क हो गया। तो ये चीज़ें आप ध्यान से देखेंगे और अच्छे से टिक करके आइएगा। एक एक चीज़ों को आप जान लीजिए। ये हमारा क्या पे है? ये हमारा है एक्स पॉइंट क्या बताता है और वाई पॉइंट क्या बताता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक्स जो हमारा वो क्या दिखा रहा है, तो वो हमें दिखा रहा है वृक्क धमनी। क्या दिखा रहा है? वृक्क धमनी और संग्राहक वाहिनी। ये वृक्क धमनी है, ये संग्राहक वाहिनी है। ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी है इसका। चलिए अब आगे बिना देरी के स्टार्ट करेंगे। और याद रखिएगा, यदि हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका प्यार हमेशा मेरे ऊपर बना रहा है। परमाणु संरचना और सिद्धांत, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी, उसके बारे में हम जानेंगे। बता दें कि एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड थ्योरी का मैं पहले सब्जेक्टिव पार्ट करूंगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव। यदि आप सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़े हैं तो आपसे मेरा यही विनती है, हमारे वीडियो देखें या ना देखें, लेकिन आप ऑब्जेक्टिव जो है वो लास्ट में जाके इस वीडियो में एक बार ज़रूर लगा लें, क्योंकि वो आपसे एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है परमाणु। परमाणु जो है क्या है, परमाणु के बारे में हमें किन किन चीज़ों के बारे में जाननी है वो चीज़ों को हम जानेंगे। परमाणु जो है तत्व के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। परमाणु अस्थायी होता है और यह रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु कैसा होता है? या अस्थायी होता है और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। परमाणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया था। और परमाणु शब्द का परिचय कौन दिए थे? डेमोक्रिटस ने दिए थे। परमाणु के लिए दो वैज्ञानिक ने सिद्धांत दिया था, तो जैसे थॉमसन आए, रॉबर्ट डाल्टन आए, रदरफोर्ड और बोरबरी, नील्स बोर और बोरबरी। तो ये क्रम कभी कभी पूछ लिया जाता है कि कौन कौन आए थे। तो पहले जे थॉमसन, फिर डाल्टन, यानी आप रखिए JDR नील। अब जाता है थॉमसन का मॉडल। थॉमसन का मॉडल में हमें क्या क्या चीज़ें जाननी है वो चीज़ों को हम देखेंगे। सन 1891 से 97 तक अपने प्रयोगों द्वारा 1898 में जे थॉमसन ने यह मॉडल दिया, यानी करीब 6 सालों की मेहनत के बाद जे थॉमसन ने 98 में जे थॉमसन को मॉडल प्रस्तुत किया। थॉमसन के अनुसार परमाणु एक समान आवेशित गोला यानी त्रिज्या जिसका 10⁻⁻10 मीटर लगभग है, जिसमें धनावेश समान रूप से वितरित रहता है। इलेक्ट्रॉन इस प्रकार स्थित होता है कि उससे एक स्थिर व अस्थायी वैद्युत व्यवस्था प्राप्त की जा सके। इस मॉडल को इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद परमाणु नाभिक के खोज के पहले तैयार किया गया था। इस मॉडल को जो है इलेक्ट्रॉन की खोज के तुरंत बाद और परमाणु नाभिक की खोज के पहले किया गया था। इस मॉडल को प्लम पडिंग मॉडल या तो रेजिन पुडिंग मॉडल और तरबूज मॉडल के नाम से जाना जाता है। ये मॉडल के नाम से जानते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, रेजिन पुडिंग मॉडल या तरबूज मॉडल के नाम से जानते हैं। अब जे थॉमसन के बारे में आ गया है तो और चीज़ें जानेंगे। थॉमसन को जो है सन 1906 में भौतिकी में गैसों की विद्युत चालकता पर सैद्धांतिक व प्रायोगिक जांच के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थॉमसन को क्या चीज़ से सम्मानित किया गया? नोबेल पुरस्कार से। इस मॉडल में परमाणु का धन आवेश तरबूज के खाने वाला भाग के समान माना गया और इलेक्ट्रॉन उसमें फल अथवा बीज की तरह उपस्थित है, इसलिए इसे तरबूज मॉडल भी कहा गया। इसे जो है तरबूज मॉडल कहा गया था। इसमें परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा माना गया और ये बोले थे कि परमाणु जो होता है उसमें समान रूप से बटा हुआ है।
और मुख्य इम्पोर्टेंट चीज़ है कि परमाणु उदासीन है, इसके बारे में थॉमसन ने बताया था। थॉमसन ने क्या बोला कि परमाणु उदासीन है। ये रहा था बीज, और बीज को उन्होंने क्या माना था, इलेक्ट्रॉन और उसके खाने जाने वाला भाग को पॉजिटिव चार्ज माना था। अगला जाते हैं सीमाएं। इसकी सीमाएं कहाँ तक चली, इन्होंने क्या चीज़ गलत बताया, इसमें क्या त्रुटि थी जे थॉमसन के मॉडल में। तो थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा परिकिरण प्रयोग अथवा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। जो रदरफोर्ड जो दिए थे उसके जो मॉडल में प्रस्तुत था हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम और अल्फा परिकिरण, उसको प्रयोग नहीं किए थे। यह मॉडल परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, और यह जो थे परमाणु के मॉडल को स्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहे थे। इस परमाणु मॉडल के आधार पर यह व्याख्या नहीं किया जा सकता कि धनात्मक आवेश प्रोटॉन व ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन किस प्रकार जुड़े हैं। ये भी व्याख्या नहीं किया कि धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश किस प्रकार से जुड़े हैं, ये भी नहीं बता पाए। इस मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया था, नाभिक का कोई भी इसका में उल्लेख जो है नहीं किया गया था। अब आ जाता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। किसका आ जाता है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। इसके अनुसार परमाणु अविभाज्य है। ये पूछा गया है क्वेश्चन, आप सेट में भी मारे होंगे। तो क्या एक था, परमाणु जो है अविभाज्य है, इन्होंने डाल्टन ने बताया। और भिन्न भिन्न तत्वों में भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं। ये जो मॉडल था डाल्टन का मॉडल था। परमाणु अदृश्य कण है जिन्हें रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता। और वो बता दिए कि परमाणु एक जो अदृश्य कण है जिसे रासायनिक अभिक्रिया में निर्मित या नष्ट नहीं किया जा सकता है। डाल्टन का सिद्धांत मुख्यतः रासायनिक संयोजन पर आधारित है। यह द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है। ये क्या है, द्रव्यमान संरक्षण पर भी आधारित है, और जॉन डाल्टन का जो है सिद्धांत पर भी रासायनिक संयोजन पर भी आधारित है। पदार्थ की प्रकृति के बारे में डाल्टन ने बुनियादी सिद्धांत दिया। इसने जो है पदार्थ की प्रकृति पर जॉन डाल्टन थे बुनियादी सिद्धांत दिए थे। अब आ जाता है रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत। रदरफोर्ड का नाभिकीय सिद्धांत, इसके अनुसार परमाणु विभाज्य है जिसमें एक नाभिक होता है। परमाणु क्या है, विभाज्य है और एक नाभिक होता है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। उसके बाद क्या जाता है, रदरफोर्ड उन्होंने आते ही बताया कि परमाणु विभाज्य है और इसमें जो है विभाज्य यानी बटा हुआ है। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और एक इसके साथ न्यूक्लियन होते कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, न्यूक्लियन। तो कभी पूछता है कि न्यूक्लियन में शामिल होते हैं तो कौन कौन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। जिस पथ पर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है उसे कक्षा कहते हैं। जिस पथ पर चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। परमाणु अविभाज्य ना होने का प्रमाण स्थिर वैद्युत तथा वैद्युत चालन की स्थिति से मिलता है। परमाणु जो है अविभाज्य ना होने का कारण जो है ये स्थिर वैद्युत और विद्युत चालन की स्थिति से पता चलता है। रदरफोर्ड को नाभिक का नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है। रदरफोर्ड को क्या माना जाता है, नाभिकीय भौतिक का जनक। रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु की त्रिज्या नाभिक के त्रिज्या की तुलना में 10 के पावर 5 गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है, 10 के पावर 5 गुना बड़ा है। ये जो है गोल्ड फॉइल है और इसी पे जो है प्रकाश जो है रेडियो एक्टिव किरणों को गुजारा तो बहुत सारे किरण जो थे वो आर पार हो गए और बहुत सारे जो थे वह वापस आ गए। तो इन चीज़ों से वह पता किया कि परमाणु जो है विभाज्य है। अगला जाता है रदरफोर्ड ने सोने के पतले पत्थर गोल्ड फॉइल पर अल्फा कणों से घात कराया। ये भी पूछता है कि कौन से कणों से घात कराया था, तो अल्फा कणों से आघात कराया था। बता दें कि आप कभी बोरिंग नहीं होंगे, आप इन चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ें, वीडियो एक बार अच्छे से देखें। कुछ अल्फा किरण सोने के पतले परत से सीधे पार कर गए। इससे स्पष्ट यह हुआ कि परमाणु के अंदर खाली स्थान होता है। वो बता दिया कि कुछ जो है रेडियो एक्टिव सोर्स वो जो है उससे अंदर चले गए। इससे पता चलता है कि परमाणु जो है खोखला स्थान है। अब आ जाते हैं ये आपके लिए मोटिवेशनल कि जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले लौट कर आगे आती है वक्त नहीं। इसका कहने का सीधा सीधा अर्थ हुआ कि आप जो है आप जो भी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसी में लगे रहिए, उसमें ही में जीतने का आप ज़्यादा कोशिश कीजिए। अगला आ जाता है कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भागों में अपनी दिशा से विचलित हो गए हैं। कुछ जो है अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती भाग से अपनी दिशा से विचलित हो गए हैं। यह स्पष्ट हुआ है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में कोई धनावेश वाला कण है। मतलब वहाँ से विचलित हो गया, यानी जब
पॉजिटिव पॉजिटिव जाता है तो क्या होता है, वह रिप्लेस हो जाता है। अल्फा किरण इसलिए वापस लौट जाती है क्योंकि इसमें उपस्थित धन आवेशित कण विकर्षित करता है। धन आवेशित कण क्या करता है, विकर्षित करता है। कुछ अल्फा किरण परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से अपनी ही दिशा में मुड़ गए और कुछ अल्फा किरण क्या हुए कि अपने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग से ही अपनी ही दिशा में मुड़ गए। इससे स्पष्ट होता है कि परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग में भारी द्रव्यमान वाला कण है। इस प्रकार रदरफोर्ड ने परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम नाभिक रखा। मध्यवर्ती वाले भाग का नाम क्या रखा, नाभिक रखा। रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। और रदरफोर्ड जो थे परमाणु का तुलना किससे किए थे, सौर परिवार से किए थे। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। रदरफोर्ड के अनुसार क्या था, परमाणु कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन मुख्य रूप से मौलिक कण हैं। मौलिक कण कौन है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब देखिए इसके बारे में हम जानेंगे। ये देखिए नाभिक है, ये क्या है, नाभिक है। तो नाभिक की त्रिज्या कितनी है, 10 के पावर -15 मीटर, यानी 15 को क्या बोलते हैं, फर्मी मीटर। क्या बोलते हैं, फर्मी मीटर। अगला आ जाता है परमाणु की त्रिज्या जो है 10 के पावर -10 मीटर है। कितना है, 10 के पावर -10 मीटर। और इसे क्या कहेंगे, एक एंगस्ट्रॉम कहेंगे। क्या कहेंगे, एक एंगस्ट्रॉम। लेकिन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को क्या कहेंगे, न्यूक्लियन कहेंगे। ये हमारे नाभिक में उपस्थित रहता है। और जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो चारों ओर चक्कर लगाता है। क्या चीज करता है, चक्कर लगाता है। अब आगे देखेंगे, परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को क्या चीज में मापते हैं, नैनोमीटर में मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होती है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या कितनी है, 10 के पावर -10 मीटर। परमाणु की त्रिज्या अथवा नाभिक की त्रिज्या में अंतर 10 के पावर 5 मीटर का होता है। कितने होता है, 10 के पावर 5 मीटर का। किसी परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान उसके केंद्र में होता है। जिसको भी जो जितना द्रव्यमान होता है उसके केंद्र में होता है। रदरफोर्ड के नाभिक का खोज परकिरणन प्रभाव पर आधारित है। और इसका जो खोज है वह परकिरणन प्रभाव पर आधारित है। ये क्वेश्चन जो है आपको सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं, तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक और प्रोटॉन की ऊर्जा हमेशा धनात्मक रहती है। और न्यूट्रॉन जो होता है क्या होता है, उदासीन होता है। अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में हम डिटेल जानेंगे। पहला जाता है मूल कण में इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और इसमें जो कुल आवेश का कूलाम कितना, -1.6022 × 10 के पावर -19 कूलाम। कितना, 1.6022 × 10 के पावर -19 कूलाम। सापेक्ष आवेश जो है -1 है और द्रव्यमान जो है 9 × 10 के पावर -31 kg। 9 × 10 के पावर -31 kg। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन पर जो है द्रव्यमान नहीं के बराबर होता है। इसके खोजकर्ता जे थॉमसन थे। तो इन चीज़ों को आप याद रखेंगे। इलेक्ट्रॉन जो है ये नेगेटिव होता है, इससे जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.602 × 10 के पावर -19 कूलाम। और सापेक्ष आवेश जो होता है -1 होता है। द्रव्यमान जो होता है 9 × 10 के पावर -31 kg होता है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, जे थॉमसन। प्रोटॉन जो है इससे P होता है और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज होता है जस्ट उसका उल्टा हो जाता है आवेश, 1.602 × 10 के पावर -19 कूलाम। इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और द्रव्यमान होता है 1.6 × 10 के पावर -27 kg। और लगभग द्रव्यमान जो होता है 1 होता है। इसका खोज किए थे गोल्डस्टीन और कहीं कहीं रदरफोर्ड देता है। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अगला न्यूट्रॉन का जो है चिन्ह होता है छोटा n और इसके जो है ना कोई आवेश होता है। इसका जो द्रव्यमान होता है 1.675 × 10 के पावर -27 kg। इसके जो खोजकर्ता थे वो जेम्स चैडविक थे। और ये भी चीज़ें पूछा जाता है कब किए थे, तो 1932 में किए थे। कब किए थे, 1932 में। चलिए ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। अब देखिए आपका नोट में जितने भी सारे क्वेश्चन रहेंगे उस चीज़ों को आप हमेशा से याद कीजिएगा। प्रोटॉन की खोज कैनाल रे के रूप में गोल्डस्टीन ने 1886 में किया। कैनाल रे के रूप में प्रोटॉन की खोज हुई थी और उसे कौन किए थे, गोल्डस्टीन किए थे। परंतु बाद में इसकी व्याख्या प्रोटॉन के रूप में रदरफोर्ड ने किया। मतलब ये गोल्डस्टीन रदरफोर्ड इसलिए देता है कि खोज तो किए थे ये कैनाल के रूप में गोल्डस्टीन, लेकिन नाम जो है वो कौन रखे थे, रदरफोर्ड रखे थे। इलेक्ट्रॉन की खोज के कारण 1905 में थॉमसन को नोबेल पुरस्कार मिला। 1905 में किसको मिला था नोबेल पुरस्कार, तो जे थॉमसन को मिला था।
इलेक्ट्रॉन की कैथोड किरण भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे? कैथोड किरण। प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहा जाता है। प्रोटॉन को क्या कहा जाता है? एनोड किरण भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर आवेश का मान बराबर होता है। जितना इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है उतना प्रोटॉन पे आवेश होता है, लेकिन एक दूसरे के विपरीत दिशा में, यानी एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन हमेशा नेगेटिव रहता है, प्रोटॉन हमेशा पॉजिटिव होता है। अब आगे जानेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का मौलिक कण है, जबकि न्यूट्रॉन सबसे भारी कण है। न्यूट्रॉन क्या सबसे भारी मौलिक कण है। प्रोटॉन अस्थायी कण है, जबकि न्यूट्रॉन एवं इलेक्ट्रॉन अस्थायी कण है। न्यूट्रॉन भी अस्थायी कण है और इलेक्ट्रॉन भी अस्थायी कण है। भेदन क्षमता जो होती है न्यूट्रॉन में सबसे ज़्यादा होती है, उसके बाद प्रोटॉन में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन में। क्योंकि जो है न्यूट्रॉन जो है उसका जो उदासीन, जो ये क्या था, न्यूट्रॉन जो होता है उदासीन होता है, इसलिए इसकी भेदन क्षमता ज़्यादा होती है। अगला आता है परमाणु द्रव्यमान। क्या आता है? परमाणु द्रव्यमान क्या है? तो परमाणु द्रव्यमान कार्बन के समस्थानिक C12, कार्बन के समस्थानिक C12 के द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU कहा जाता है। क्या चीज़ कहा जाता है? C12 द्रव्यमान के 12वें भाग को AMU कहा जाता है। एक AMU बराबर 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। क्या होता है? 10⁻⁻24 ग्राम या तो 10⁻⁻27 ग्राम, 27 kg। किसी भी तत्व का द्रव्यमान C12 को समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। C12 के समस्थानिक से तुलना करके ज्ञात किया जाता है। अब जैसे न्यूट्रिनो आ गया तो संकेत है क्या? पर छोटा n, खोजकर्ता पाउली थे और यह आवेशहीन एवं द्रव्यमानहीन है। क्या चीज़? आवेशहीन और द्रव्यमानहीन। तो ये जो संकेत होता है छोटा n होता है, खोजकर्ता पाउली थे और यह आवेशहीन और द्रव्यमानहीन है। क्या? न्यूट्रिनो। और इसके जो आगे नीचे दिया नोट में कि बोसोन नामक मौलिक कण का नाम भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया था। किसके नाम पर रखा गया था? सत्येंद्रनाथ बोस के नाम पर रखा गया था। आ जाता है मेसोन। क्या था? मेसोन का खोज युकावा ने किया। मेसोन जो नाम है उसे किसको खोज कौन किए थे? युकावा ने किए थे। पॉजिट्रॉन आ जाता है। पॉजिट्रॉन पे जो होता है पॉजिटिव चार्ज होता है, E के पावर पॉजिटिव होता है। खोजकर्ता थे पॉजिट्रॉन के एंडरसन। खोजकर्ता कौन थे? एंडरसन थे। इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण कहा जाता है। पॉजिट्रॉन को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण क्या कहलाता है? पॉजिट्रॉन कहलाता है। निरपेक्ष द्रव्यमान 9 × 10⁻⁻28 kg और निष्पेक्ष आवेश जो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये चीज़ें जो है आप जो वीडियो में देखते हैं और सीखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा याद रहती हैं, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से देखें। आगे जब प्रतिकण एक दूसरे की ओर गति करते हैं तो वे परस्पर मिलकर एक दूसरे का विनाश करते हैं। और ये भी बताएं कि ये जो वीडियो है आपको किस फॉर्म में चाहिए, या सब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं तो सब्जेक्टिव नहीं चाहिए या तो फिर ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए, ये चीज़ें भी हमें ज़रूर बताएं। तो चलिए, और क्या क्या जो हमारे पढ़ाने में आपको नहीं समझ में आता वो भी बताएं ताकि हम आपको अच्छे से बता सकें। अगला आ जाता है कक्षा, ऑर्बिट या सेल। कक्षा जैसे ऑर्बिट और सेल। नाभिक के चारों तरफ वृत्ताकार पथ को कक्षा या सेल कहा जाता है। किसी का कहा जाता है? कक्षा या सेल। कक्षा की संख्या 7 है। कितनी कक्षाएं हैं? 7 है। KLMNOPQ अक्षर के द्वारा सूचित किया जाता है। नाभिक के सबसे नज़दीक वाला कक्ष K है। नाभिक के सबसे नज़दीक वाला कक्ष क्या कौन सा है? K है। तो कभी कभी आप भूल जाते हैं कि कक्षा कौन है, तो कक्षा K से शुरू होता है। कक्षा K से शुरू होता है, ये चीज़ें आप याद रखिए। ये जो है कक्षा है। और K में जो है हमेशा मान 1 रहता है, L में जो 2, M में 3, N में 4, O में N के बाद O में आ जाता है 5 और P में 6 और Q में 7। इस तरह से जो होता है अंदर से बाहर की ओर जाता है। और ये जो है कक्षाएं हैं, ये जो नाभिक में जो होता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे। तो ऊर्जा का क्रम जो है KLMNO, ये जो है घटते क्रम में, बढ़ते क्रम में सबसे कम ऊर्जा जो होता है K का होता है, फिर LMNOPQ का होता है। अगला आ जाता है बोरबरी मॉडल। नील्स बोर या तो बोरबरी जो है ये मॉडल आता है। इसमें क्या था कि बोरबरी मॉडल के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n² होती है। कितनी होती है?
2n² होती है। अब k में जो है कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 2n²। k जो है तो n का मान 1 होता है, तो k बराबर 2 गुने 1 का स्क्वायर। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है k में कितनी होगी, 2 होगी। k में कितनी होगी, 2 होगी। उसी तरह से 2n², दूसरा में 2 दूनी 4 दूना 8, कितने होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा। फिर 18, फिर 32, फिर 50, 72, 98। तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फार्मूला पूछेगा तो क्या होता है, 2n²। कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने का फार्मूला 2n² होता है। अब आगे आ जाते हैं हम। अधिक कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसमें ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। बोले कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता हो तो वह ऊर्जा ग्रहण करेगा। मतलब जो है, यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है अपने नाभिक के नज़दीक वाली कक्षा से दूर वाली कक्षा में जाना चाहता है तो वह ऊर्जा ग्रहण करेगा। यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के दूर वाली कक्षा से यदि कोई इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के दूर वाली कक्षा से नज़दीक वाली कक्षा में आना चाहता हो तो वह ऊर्जा का त्याग करेगा। क्या करेगा, ऊर्जा का त्याग करेगा। नहीं बाहर जाएगा तो क्या होगा, वह त्याग करेगा। परमाणु की स्थिरता की व्याख्या नील्स बोर ने किया था। परमाणु की जो स्थिरता थी उसका जो व्याख्या किए थे वो नील्स बोर किए थे। अब आ जाता है कक्षा के बाद उपकक्षा, यानी सब सेल और सब ऑर्बिट। प्रत्येक कक्षा की कई उपकक्षाएं भी होती है जिन्हें SPDF आदि अक्षरों द्वारा सूचित किया जाता है। k बराबर 2, L 8, M 18 और N 32। ये चीज़ें हम पढ़ लिए। तो k जो है उपकक्षा में S आ जाता है, L में 2 और 8 आ जाता है, तो ये SP हो जाता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो P में है वो 6 है, D में जो है वो 10 है और F में जो 14 है। ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि S में कितने, 2 से ज़्यादा नहीं आएगा, P में जो 6 से ज़्यादा नहीं आएगा, D में जो 10 से ज़्यादा नहीं आएगा और F में जो है 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। अब आ जाता है ऑर्बिटल, जिसे कक्षा कहते हैं। कक्षा कहते हैं नाभिक के चारों तरफ वह क्षेत्र जहाँ अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना व्यक्त की जाती है कक्षा कहलाता है। मतलब नाभिक के जो चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है तो जहाँ अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना रहती है उसे कक्षा कहते हैं। प्रत्येक कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होती है और कक्षा के जो है कक्षा तथा उपकक्षा में कक्षकों की संख्या अधिकतम होती है। जो प्रत्येक कक्षा या उपकक्षा में उपस्थित अधिक इलेक्ट्रॉन का आधा होता है। अधिकतम इलेक्ट्रॉनों का क्या था, आधा होता है। अब देखिए ये है उपकक्षा और कक्षकों की संख्या SPDF। S में कितने हैं, 2 है, तो एक ऊपर जाता है फिर एक नीचे आता है। P में कितने हैं, 6 हैं, तो इसमें 3 बॉक्स बनते हैं। कितने, 3 बॉक्स बनते हैं, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे। इसी तरह से ये है। अब आगे हम देखेंगे ये सारे परमाणु संख्या और परमाणु द्रव्यमान। कम से कम आप जो 20 तक जरूर याद रखें। हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2, 4। हीलियम के खोज किए थे लोकेयर, हाइड्रोजन के हेनरी कैवेंडिश, लिथियम के 3, 7, बेरिलियम के 4, 8, बोरॉन के 5, 11, कार्बन के 6, 12, नाइट्रोजन के 7, 14। नाइट्रोजन के खोज किए थे रदरफोर्ड, ऑक्सीजन के 8, 16 सीले और प्रिस्टले किए थे। फ्लोरीन के 9, 19, नियोन का 10, 20, सोडियम का 11, 23 और सोडियम के खोजकर्ता थे डेवी। कौन थे, डेवी थे। फिर सोडियम के बाद आ जाता है मैग्नीशियम के 12, 24, अल्युमिनियम के 13, 27, सिलिकॉन का 14, 28, सिलिकॉन के कितने, 14, 28, फास्फोरस के 15, 31, सल्फर के 16, 32, सल्फर का कितना, 16, 32, क्लोरीन का 17, 35, क्लोरीन का 17, 35, CW, आर्गन का 18, 40, पोटासियम का 19, 40 और कैल्शियम का 20, 40। तो ये आप जो है 20 तक तत्वों का जो है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान और जो ये मुख्य जो खोजे हैं वो आप ध्यान से याद रखेंगे ताकि आपको कभी भी परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये देखा गया कि ज़्यादातर जो है खोजें स्टेट एग्जामों में पूछा जाता है। बर्जीलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीक का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षर से किया जाता है। बर्जीलियस बताया था कि जो है जिंक का Zn होता है तो 2 अक्षरों से हम इसका जो है नाम रखेंगे। ये सबसे पहले बर्जीलियस ने बताए थे।
आज हम लिखते हैं कि मैग्नीशियम का Mg, तो ये सबसे पहली चीज़ आई थी बर्जीलियस के दिमाग में। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होता है, ये भी बताया गया था कि रासायनिक जो प्रतीक है उसका पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए। अब आ जाता है परमाणु संख्या और क्रमांक। परमाणु संख्या के खोजकर्ता जो थे मोजले थे, कौन थे? हेनरी मोजले, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसे? एटॉमिक नंबर जेड से प्रदर्शित करते हैं। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की कुल संख्या उस परमाणु की परमाणु संख्या होती है। प्रोटॉन की कुल संख्या जो होती है उस परमाणु की संख्या को परमाणु की परमाणु संख्या कहते हैं। परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होता है। कैसा होता है? परमाणु संख्या हमेशा पूर्णांक में होता है। आगे हम देखेंगे परमाणु संख्या और परमाणु संख्या के बारे में और भी कुछ चीज़ें जो आपको न्यूमेरिकल बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी। एक साधारण अनावेशित परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? जो होता है प्रोटॉन की संख्या, वह जो होता है परमाणु संख्या के बराबर होता है। क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या परमाणु संख्या के बराबर होता है। P बराबर Z। परमाणु द्रव्यमान किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के योग को परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो होता है टोटल, उसे क्या कहेंगे? परमाणु द्रव्यमान। A बराबर P प्लस N, या तो फिर A बराबर Z प्लस N। Z यहाँ इसलिए लिखें कि जो परमाणु का प्रोटॉन का संख्या है और परमाणु की संख्या वो समान है। और N बराबर A माइनस Z, यानी न्यूट्रॉन की संख्या बराबर परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या। अब देखिए एक तत्व लेके समझाया गया है कि ये जो तत्व है वह है सोडियम। क्या है? सोडियम है। सोडियम का 11 तेईस है, तो इसका परमाणु संख्या 11 है और द्रव्यमान संख्या 23 है। परमाणु संख्या 11 और द्रव्यमान संख्या 23 है। ए को हम परमाणु द्रव्यमान से दर्शाते हैं, जेड को है जो परमाणु संख्या से दर्शाते हैं। अब देखिए कुछ जो है ये जो है प्रैक्टिकल किए गए हैं और इसी से आपको सीखना है। पर उदासीन परमाणु के लिए 11 और 23 है, तो इसमें जो है प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 है। कितनी? 11 है। और 23 जो वो हमारा द्रव्यमान संख्या, 23 क्या? द्रव्यमान संख्या। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालना बोलेगा तो N बराबर A माइनस P होता है। तो क्या होता है? 23 माइनस 11 बराबर 12 आ गया। दो चीज़ें आप याद रखेंगे, A बराबर P प्लस N, यहाँ जो अच्छी तरीके से नहीं दिया है, A बराबर P प्लस N, यानी जो ये है परमाणु द्रव्यमान की संख्या वो प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। या फिर P बराबर Z होता है, यानी जो द्रव्यमान की संख्या वो परमाणु की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के समानुपाती मतलब जो योग होता है। अब आ जाता है यूरेनियम। यूरेनियम 92-235। तो जो यूरेनियम है उसका परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या, परमाणु संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या 92 होता है, और जो परमाणु द्रव्यमान है वो 235 होता है। तो न्यूट्रॉन की संख्या 235 माइनस 92 बराबर 143 होता है। अब केस 2 में आ जाता है धन आवेश के लिए। धन आवेश के लिए क्या? ये उदासीन के लिए था, लेकिन धन आवेश के लिए क्या कैसे निकालेंगे? जैसे आ जाता है पहले सोडियम। सोडियम जो है एक आयन जो त्याग देती है, इसलिए Na प्लस हो जाता है। Mg दो आयन त्याग देती है, इसलिए Mg पर 2 आयन लग जाते हैं। मतलब जो त्यागने का गुण होता है उसमें हम प्लस लिखेंगे, और जिसमें ग्रहण करने का जो गुण होता है, जैसे सोडियम अधिक क्लोरीन जो है, क्लोरीन का जो है माइनस होता है कि क्लोरीन जो है एक जो अणु जो उस किसी दूसरे तत्व से लेता है। तो सबसे पहले क्या है इसमें जो है धनावेशित में देखेंगे, जैसे सोडियम 11-23, तो ये जो परमाणु की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या उसी तरह निकलेगा। लेकिन यदि जो बोलेगा कि धन आवेश के लिए आपको देना है तो प्लस नेगेटिव प्लस माइनस जो है आप इसी तरह दे सकते हैं। केस 3 में भी उसी तरह है। अब आ जाता है जैसे देखिए कैल्शियम में दे दिया क्वेश्चन, कैल्शियम में डबल है, डबल पॉजिटिव, EPN की संख्या क्या होगी? तो कैल्शियम का क्या होता है 20-40, तो जो प्रोटॉन की संख्या है और जो प्रोटॉन की संख्या है और जो परमाणु संख्या वो समान होता है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या 20 माइनस 2 हो जाएगा, यानी 18 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा 20 माइनस 2 18, और फिर न्यूट्रॉन की संख्या हो जाएगा 40 माइनस 20 बराबर 20 होगा। तो ये चीज़ आप याद रखें, घटाएंगे जोड़ेंगे ये +2 को क्या करेंगे, घटाएंगे +2 को।
अब ये हो गया, ये चीज़ें हो गई। अब देखिए कैल्शियम कार्बोनेट दे दिया गया। क्या दे दिया? कैल्शियम कार्बोनेट में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी? तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी वो क्या होगी? तो कैल्शियम का हमारा क्या होता है? 20 होता है। क्या होगा? 20 होता है। परमाणु संख्या कार्बन का क्या होता है? 6 होता है। ऑक्सीजन का 8 होता है और 8 का 3 गुना हो जाएगा 24, यानी 50 इलेक्ट्रॉन होगा टोटल। कितना होगा? 50 इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु द्रव्यमान कितना हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान जिससे एटॉमिक मास के एटॉमिक नंबर बोलते हैं। तो देखिए कैल्शियम का 40 हो गया, प्लस कार्बन का 12 और ये 16, ऑक्सीजन का 16 हो गया, 16 दिया 48, यानी टोटल जो परमाणु द्रव्यमान 100 हो जाएगा। उसी तरह H2SO4 का लिया है, परमाणु संख्या 1 गुने 2 यानी 2 आ गया, सल्फर का 8 आ गया, सल्फर का 16 आ गया और ऑक्सीजन का 8 गुने 4 आ गया, यानी 32। तो 2 + 16 + 32 यानी टोटल आ जाएगा 50 आंसर। और इसका परमाणु जो भार होगा वो क्या होगा? 1 गुने 2 + 32 + 16 गुने 4 बराबर 98 टोटल आएगा। इसी तरह से CO3 का है। CO3 में डबल है। क्या चीज़ है? डबल जो आयन है माइनस है। तो इसमें कार्बन का था 6, ऑक्सीजन का कितना? 8 गुने 3, इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछा है +2 इसलिए किए कि यह जो है 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर रहा है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। यदि यहीं पे प्लस रहता तो क्या कहते हैं? ये त्याग कर रहा है, तो हम प्लस में इसे हम घटा देते हैं, लेकिन माइनस दिया है, CO3 के ऊपर डबल माइनस चार्ज दिया है, तो 2 को जोड़ेंगे। ये चीज़ें आप याद रखेंगे। काफ़ी अच्छी तरीके से मैंने बता दिया। फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो न्यूमेरिकल की वीडियो है वो मैं अलग से ले आऊँगा। अगला आ जाता है CH3PO4 का होल ट्वाइस। अब देखिए कैल्शियम का होता है 40, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? वो है, परमाणु का द्रव्यमान संख्या क्या होगा? तब ये होता है 40, कैल्शियम का 20 40 होता है, तो 40 गुने 3 प्लस 31 होता है पोटासियम का, फास्फोरस का 31 प्लस ऑक्सीजन का 16 गुने 4 का होल ट्वाइस। तो ये 95 गुने 2 190 हो गया और 120 टोटल हो जाएगा 310 हो जाएगा द्रव्यमान। अब आ जाता है यूरिया का परमाणु भार कैसे कैसे होगा, ये चीज़ें हम देखेंगे। तो यूरिया का होता है NH2CO NH2, इसका परमाणु भार निकालना है। तो सोडियम का कितना हो गया? 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुने 2 प्लस कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, प्लस सब चीज़ में हमें जोड़ते जाना है। गुना है तो ये नहीं, हम गुना कर देंगे, डॉट है तो, प्लस सोडियम का 14 प्लस हाइड्रोजन का 1 गुने 2, टोटल आ जाएगा आपका 60 आ जाएगा। साधारण जल H2O का इलेक्ट्रॉन और द्रव्यमान संख्या, यानी इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना होगा? 2, 1 गुने 2 2 प्लस 8 यानी 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, और द्रव्यमान संख्या 1 गुने 2 प्लस 16 यानी 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम जानेंगे। आगे आ जाता है D2O। क्या था? D2O का परमाणु संख्या, यानी जिसे भारी जल कहते हैं, गुरु जल कहते हैं, या तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ये गुरु जल जो है आपके झारखंड एग्जाम में भी पूछा गया था कि गुरु जल का सूत्र क्या होता है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा 2 + 8, क्या होता है? 2 + 8 10 होता है। ये बराबर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका परमाणु भार कितना होगा? 16 + 4 यानी 2 4 होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड का। अगला आ जाता है प्रोट्रियम, हाइड्रोजन के जो समस्थानिक हैं, उसमें इलेक्ट्रॉन का कितना हो जाएगा? तो इसका जो होता है जीप में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा इसका परमाणु संख्या, और ये न्यूट्रॉन की संख्या 0 और परमाणु द्रव्यमान 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये हो गया था आपके लिए, सॉरी, ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। अगला आ जाता है आपके लिए CaCO3 का कार्बन का प्रतिशत कितना है? ये दे दिया गया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका जो है कार्बन का प्रतिशत क्या होगा? तो इससे से हम कार्बन का प्रतिशत जहाँ निकालना बोले हम परमाणु द्रव्यमान से निकालते हैं। तो कैल्शियम का हो गया 40, कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का हो गया 16 48, टोटल कितना हो गया? 100 हो गया। और 100 ग्राम जो है वह 12 ग्राम कार्बन के बराबर है। 100 ग्राम जो क्या है? 12 ग्राम कार्बन के बराबर है। तो 1 ग्राम कितना होगा? 12 गुने 12/100, इसलिए 100 ग्राम का कितना होगा? यानी हमें पूछा पूरा 100 ग्राम का पूछा है,
तो 12/100 गुने 100 यानी 12% होगा। कितना होगा? 12%। तो कार्बन कितना है इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट में 12%। या आप ये भी चीज़ें याद रखेंगे, ये नहीं याद रखते हैं तो ये जानिए कि 100 ग्राम में जो है 12 ग्राम कार्बन होता है। 100 ग्राम में कितना है? 12 ग्राम कार्बन होता है। अब आगे देखेंगे क्वेश्चन को। एक मोटिवेशनल थॉट है कि जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा। ये चीज़ें आप याद रखें। आज हंस रहे हैं तो वो चीज़ें आपको ज़रूर बोलेंगे कि आपने जो है अच्छा काम करके दिखाया है। अगला आ जाता है यूरिया। NH2CO NH2 का N का प्रतिशत कितना है, यानी जो ये नाइट्रोजन का वो प्रतिशत कितना है। तो हम यही बताए थे कि पहले परमाणु द्रव्यमान को लिखना है, उसे जोड़ना है। तो परमाणु द्रव्यमान सोडियम का 14 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया, सॉरी सोडियम नाइट्रोजन था, कार्बन का 12 हो गया, ऑक्सीजन का 16 हो गया, नाइट्रोजन का 14 हो गया, हाइड्रोजन का 2 हो गया। इसी तरह से 60 ग्राम यूरिया है। कितना है? 60 ग्राम यूरिया है और ये जो है 28 ग्राम नाइट्रोजन के बराबर है। 28 ग्राम नाइट्रोजन इसलिए हुआ क्योंकि ये जो है नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 और ये 14 गुना 2 लिए हैं इसमें। अब 1 ग्राम का कितना हो जाएगा? 28/60। कितना होगा? 28/60। फिर 100 ग्राम का हो जाएगा 28/60 गुने 100। इस तरह से काटेंगे तो 140/3 आएगा। कितना आएगा? 140/3। अगला जाता है कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, कैल्शियम का हो गया 40 गुने 3, 40 गुने 3 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस 16 गुने 4 गुने 2, यानी कुल टोटल आ गया 310 ग्राम। अब 310 ग्राम में कितने हैं? इसमें जो पूछा गया है उसको क्या पूछा? कैल्शियम फास्फेट का में फास्फोरस का क्या होता है? 16 होता है। फास्फोरस का में क्या होता है? 31 होता है। तो इसका हम डबल इसलिए लिए क्योंकि इसमें जो होल्टॉइस है। तो 310 ग्राम जो है ये जो है 62 ग्राम फास्फोरस के बराबर है। तो 1 ग्राम हो जाएगा 62/310 ग्राम, इसलिए 100 ग्राम हो जाएगा 62/310 गुने 100, यानी 20% होगा। कैल्शियम फास्फेट का जो है फास्फोरस का प्रतिशत होगा 20%। तो ये इस तरह से क्वेश्चन आपके ग्रुप डी एग्जाम हो या फिर NTPC हो, टेक्नीशियन हो, इस तरह से आपको एग्जाम में आएंगे। अगला आ जाता है 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितना ग्राम CO2 प्राप्त होगा। तो ये देखिए 12 ग्राम ये है, पूरा जला रहे हैं तो 12 ग्राम जो है ये हमारा कार्बन है और 32 ग्राम हमारा क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। इसे हम जलाएंगे तो CO2 बनाएगा टोटल 44 ग्राम। तो 1 ग्राम में आ जाता है 44/12। 1 ग्राम में कितना था? 44/12 आ जाता है। तो फिर 30 ग्राम में कितना आएगा? 44/12 गुने 100, यानी 110 ग्राम। कितना आ जाएगा? 110 ग्राम जो है ये हमें CO2 बनेगा। आगे आ जाता है, आगे क्वेश्चन देखेंगे 10 ग्राम हाइड्रोजन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से जलाने पर कितने ग्राम H2O प्राप्त होता है। तो 2HO प्लस O2। तो 2HO2 मतलब ये हो गया आपके लिए 2 दूना 4 ग्राम प्लस ऑक्सीजन 32 ग्राम, तो टोटल आ गया 36 ग्राम 2H2O हो गया। और 4 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने में 36 ग्राम H2O का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या बोला है? H2O कितना बनेगा? तो 1 ग्राम में 36/4 होगा, इसलिए 10 ग्राम में 36/4 यानी 90 ग्राम। टोटल कितना बनेगा? 90 ग्राम बनेगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 50 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर कितना CO प्राप्त होगा। 50 ग्राम CO3 है तो CO3 CaO और CO2 में बढ़ जाएगा। तो ये हमें CaO कितना बनेगा ये हमें ज्ञात करना है। तो CaO यानी कैल्शियम और ऑक्सीजन कितना बनेगा। तो 100 ग्राम में कैल्शियम 56 हो जाएगा, 56 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा? 44 ग्राम। ये कैल्शियम कैसे होगा? तो कैल्शियम ये होगा 20 का दुनिया 40 और 8 दूना 16, 40 16 56 ग्राम। तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट का जो होगा 56 ग्राम होगा। तो 1 ग्राम का होगा 56/100। कहते होगा 56/100, इसलिए 50 ग्राम पूछा है। तो 50 ग्राम का कितना होगा? 50 ग्राम CaCO3 पूछा तो 50 ग्राम के 56/100 गुने 50 ग्राम, टोटल 28 ग्राम आया। काफ़ी अच्छे तरीके से बनाया और इसी तरह से आपको एग्जाम में भी बनाने हैं। आगे आ जाता है मूलानुपाती सूत्र। मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फार्मूला। किसी यौगिक के अणुओं को
अणु में उपस्थित परमाणुओं के सरलतम अनुपात को व्यक्त करने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है। क्या चीज़ कहते हैं? मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। जैसे बेंजीन के क्या होगा? CH होगा। बेंजीन के क्या होगा? CH होगा। C6H6 होता है, C6H6 होता है। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या होता है? HO। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के क्या होता है? HO होता है। मूलानुपाती सूत्र। और इथेन का होता है CH3। इथेन का क्या होता है? CH3 और C2H6 भी होता है। H2O का होता है H2O। तो ये चीज़ हो गया बेंजीन का C6H6। और इसमें जो मूलानुपाती सूत्र होता है, इसमें मूल क्या C है और H है, इसलिए दे दिया गया। हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्या होता है? H2O2, इसका हो गया H और O। इथेन का हो गया C2H6 यानी CH3 हो गया, और H2O का हो गया H2O। एक ही मूलानुपाती सूत्र एक से अधिक यौगिकों के लिए हो सकता है। एक ही यूज होता है मूलानुपाती सूत्र, वह एक से अधिक यौगिकों के लिए हो सकता है। अब आणविक सूत्र हमें ज्ञात करना है, तो हम कौन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? आणविक सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र में संबंध बताने हैं। तो आणविक सूत्र बराबर n गुने मूलानुपाती सूत्र होता है। आणविक सूत्र बराबर क्या होता है? n गुने मूलानुपाती सूत्र, जहाँ n बराबर 1 2 3 4 होता है। तो n बराबर आणविक सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। ये सारे जो हैं चीज़ों को हम देखेंगे और बनाएंगे भी। बेंजीन के लिए n का मान क्या होगा? बेंजीन के लिए जो है n का मान क्या होगा? तो n बराबर हम बताए भी थे, तो n के मान जो क्या है? आणविक सूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। ये मूलानुपाती सूत्र के बारे में पूछा कि इसका आणविक सूत्र तथा मूलानुपाती सूत्र के बारे में क्या है। तो n जो है संख्या है, बेंजीन के लिए n का मान क्या होगा? तो बेंजीन होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। तो कार्बन का कितना? C6, तो 12 गुने 6 72, और हाइड्रोजन का होता है परमाणु संख्या 1, परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, तो 1 गुना 6, तो बचक 72 6 78 हो गया, यानी CH बराबर क्या हो जाएगा? 12 प्लस 1 होगा। क्या होगा? 12 प्लस 1 हो जाएगा। यदि हम कार्बन और हाइड्रोजन का ले लें, मूलानुपाती सूत्र का बाहर ले लें, तो मूलानुपाती सूत्र का बाहर ले लें और ये अनुभार, तो 78 बटे 13, 78 बटे 13 हो जाएगा 6। कितना होगा? 6 हो जाएगा। आगे देखेंगे आणविक द्रव्यमान तथा वाष्प घनत्व के बीच संबंध। ये आणविक द्रव्यमान और ये क्या था? आणविक द्रव्यमान और आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र। n बराबर अनुसूत्र बटे मूलानुपाती सूत्र। अगला आ जाता है आणविक द्रव्यमान तथा वाष्प घनत्व में संबंध। आणविक द्रव्यमान बराबर 2 गुने वाष्प घनत्व होता है। आणविक द्रव्यमान जो होता है, ये जो होता है वाष्प घनत्व का दुगुना होता है। आणविक सूत्र या अनुभार निकालने के लिए इस विधि को कोनिजारो विधि कहते हैं। क्या चीज कहते हैं? कोनिजारो विधि कहते हैं। आणविक द्रव्यमान और अनुभार निकालने की इस विधि को कोनिजारो विधि कहते हैं। तो ये होता है VD बराबर आणविक द्रव्यमान बटे 2। क्या होता है? आणविक द्रव्यमान बटे 2। VD यहाँ हो गया वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी बराबर होता है आणविक द्रव्यमान बटे 2। वाष्प घनत्व बराबर क्या हो जाएगा? आणविक द्रव्यमान बटे 2। अब देखिए भारी जल का वाष्प घनत्व कितना होगा? भारी जल का वाष्प घनत्व कितना होगा? ये चीज़ों को हम देखेंगे। तो वाष्प घनत्व बराबर क्या था? आणविक द्रव्यमान बटे 2। अब इसका आणविक द्रव्यमान हम निकालेंगे, तो D2O का क्या होगा? 2 दूना 4 हो जाएगा, प्लस 16 हो जाएगा, 16 दूना 20। आणविक द्रव्यमान बटे 2, आणविक द्रव्यमान बटे 2 होता है ये आपका वाष्प घनत्व का सूत्र, वेपर डेंसिटी। H2SO का 4 का, तो हाइड्रोजन का 1 होता है, 1 गुने 2 यानी 2 हो जाएगा, और सल्फर का 16 दूना 32 हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान, और O4 का क्या हो जाएगा? 16 चौका 64, यानी टोटल 98 बटे 2 49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी 49 हो जाएगा। अब आ जाता है अफबाऊ सिद्धांत। अफबाऊ सिद्धांत के बारे में जानेंगे और काफ़ी अच्छी तरीके से जानेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंस है अफबाऊ सिद्धांत। यह एक जर्मन शब्द है। अफबाऊ क्या? यह एक जर्मन शब्द है। इसका शाब्दिक अर्थ निर्माण करना होता है। क्या होता है? निर्माण करना इसका शाब्दिक अर्थ होता है। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करते हैं, इसके बाद उससे अधिक और इसी क्रम में भरते चले जाते हैं। यही भरना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यही भरना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। ये जो है ये अफबाऊ सिद्धांत का क्रम हो गया। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 4s2 4s2 3d10 4p2 5s2 4p6 5s2 5p6 4d10। तो ये चीज़ें हो गई। और ये जो अफबाऊ सिद्धांत आया था 1989 में आया था। कब आया था? 1989 में।
अब देखिए ऊर्जा का बढ़ता स्वरूप पहले क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 फिर उसी तरह से चलता जाता है। 1 जहाँ रहता है ऑर्बिट, और 1 जो बताता है वो क्या बताता है ऑर्बिट बताता है यानी कक्षा बताता है। सब ऑर्बिट s जो है सब ऑर्बिट बताता है यानी उपकक्षा बताता है, और 2 बताता है कि सब ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंस है, कभी कभी ये चीज़ें पूछ ली जाती है। तो चलिए अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को जानेंगे। जैसे सोडियम हो गया, क्या हो गया सोडियम हो गया। सोडियम का 11 और 23 होता है, तो 11 और 23 में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 11 है। 1s2 2s2 2p6 3s1, क्या हो गया 3s1। इसमें जो है अब आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। फिर क्लोरीन का करेंगे। क्लोरीन का होता है 17 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो क्लोरीन में जो है एक इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण है, इसलिए इसमें माइनस आ जाता है। तो 2 2 4 6 10 2 12 5 17 आ गया। ये हम क्या निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं। अब देखिए सोडियम आ गया। सोडियम में जो होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है माइनस होती है, 11 - 1 1s2 2s2 2p6, ये 10 हो गया। और जो होता है एक इलेक्ट्रॉन जो है यह त्याग देता है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। चलिए अब देखते हैं अफवाह के कुछ अपवाद। अफवाह सिद्धांत के कुछ अपवाद हैं जो क्या करते हैं वो अपना जो है कंप्लीट नहीं कर पाते और वो नीचे वाले को अपना चीज़ दे बैठते हैं। जैसे पहला है क्रोमियम। क्रोमियम का कितना था 24 होता है, क्या होता है 24 होता है इसका परमाणु संख्या। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 3d4 यानी कुल टोटल है 24 आना चाहिए। 2 4 6 2 8 6 14 2 16 और 4 20, कितना आ गया 20 आ गया, और हमें लाना कितना है 24। तो ये देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 22 8 4 26, यानी ज़्यादा चल जा रहा है। तो इसमें क्या करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5, यानी डी को जो है कंप्लीट कर लेते हैं, डी को भी आधा रखते हैं और 4s1 करते हैं। इसी तरह से आर्गन का भी आता है, आर्गन का 3d5 हो जाता है और 4s1 हो जाता है। यानी आर्गन और क्रोमियम जो है वो ये जो अपवाद सिद्धांत के अपवाद हैं, ये चीज़ भी आप याद रख लेंगे। उसके बाद आ जाता है कॉपर। कॉपर का क्या आता है कॉपर का होता है 29, क्या होता है 29। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9, लेकिन ये जो है ये नहीं होता है। फिर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1 3d10, 4s1 और 3d10 हो जाएगा। अगले आ जाता है चांदी सोना। सोना में जो है ये क्या आता है गलत को नहीं देखेंगे, डायरेक्ट सीधा को देखेंगे ताकि जो चीज़ें हैं वो पढ़ें और हमें याद रहे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2, और जो सोना का होता है कितना था 79 होता है, और ये जो है 4d10 5p6 5d10 4f14 होता है। उसके बाद 6s2 हो जाता है, ना कि 5d9, 5d9 नहीं होता है। उसी तरह से चांदी का भी दिया गया है, अब देख लेंगे। अब आगे आ जाते हैं, और ये मोटिवेशनल थॉट है कि आपको थोड़ा आगे मोटिवेट करते रहें ताकि आप हमारे चैनल पे बन के अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ज़िंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट पत्थर भी भगवान नहीं होता। भगवान को भी पत्थर में तराशने के लिए उसे पीटा जाता है। तो आपको यदि महान बनना है तो आप कहीं ना कहीं संघर्ष से गुजरना पड़ेगा। तो चलिए ये जो है हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, नियोन का है, आर्गन का, क्रिप्टॉन का, जेनॉन का और रेडॉन का। आप देख सकते हैं ये जो है परमाणु संख्याएं दी गई हैं और ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब आगे देखेंगे इसका संयोजी और कोर इलेक्ट्रॉन। संयोजी और कोर इलेक्ट्रॉन भी दोनों में क्या अंतर है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या संयोजी इलेक्ट्रॉन तथा बाह्यतम कक्षा के अंदर वाली कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सोडियम का आ गया 11 23, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी टोटल 11 हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिसमें संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है 1। ये अंतिम कक्ष में जो है उसे हम क्या कहेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन, और कोर इलेक्ट्रॉन उसके बाद के जितने भी सारे
जितने भी संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो हमारे क्या कराएंगे, कोर इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। तो ये कितने हो गए, 10 हो गए। अगला आ जाता है सोडियम। सोडियम का आ जाता है 1s2 2s2 2p6। ये जो होता है सोडियम का होता है। तो इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन है वो कितने हो गए, 8 हो गए। कितने हो गए, 8 हो गया। कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया, कोर इलेक्ट्रॉन 2 हो गया। इसी तरह से जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको कहेंगे, जो अंतिम कक्षा में उपस्थित रहेगा उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे। और कोर इलेक्ट्रॉन जो उसके बाद के जितने भी हैं वो कक्षा उपकक्षा उससे हम कोर इलेक्ट्रॉन कहेंगे। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक होती है और इसकी जो संख्या होती है 1 से 8 तक होती है। हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस, यानी हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैस के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हीलियम को छोड़कर और अन्य सभी अक्रिय गैसों में बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कभी पूछता है कि किस अक्रिय गैस में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, तो हीलियम होगा। लेकिन हीलियम के बाह्यतम कक्षा में 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम के बाह्यतम कक्षा में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है और संयोजी इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होती है अन्य इलेक्ट्रॉनों की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में कौन भाग लेता है, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से ही वर्ग संख्या निकाली जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की सहायता से वर्ग संख्या निकाली जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन संख्या बराबर वर्ग की संख्या, क्या होगा, वर्ग संख्या। आगे आ जाता है यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन S या P में प्रवेश है, S या P में प्रवेश है तो ये उपवर्ग में रखा जाता है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन D या F होता है तो उसे B वर्ग में रखा जाता है। तो सोडियम का आ जाता है 1s2 2s2 2p6 3s1। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया S1 और वर्ग संख्या 1 का 1 में रखा गया। सोडियम को वर्ग संख्या 1 के A में रखा गया है। अगला आ जाता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का तो 1s2 2s2 2p4। ये वर्ग संख्या 6 का A में रखा गया, वर्ग संख्या 6 के A में रखा गया। अगला आ जाता है संयोजकता। संयोजकता यानी वैलेंसी किसको किसको हम कहेंगे। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा किसी तत्व के परमाणु की संयोजकता निर्धारित की जाती है। किसी तत्व की परमाणु की संयोजकता निर्धारित की जाती है। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है। संयोजकता क्या, परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाती है। यौगिक की संयोजकता निकालना, एक ही संयोजकता दूसरे पर होती है, दूसरे की पहले पर होती है। और जो एक की संयोजकता होती है दूसरे पर होती है, दूसरे की पहले पर होती है। ये जो यौगिक हैं उसके संयोजकता दिए गए हैं, जैसे NH3 तो N का 3 और H का 1, N का 3 और H का 1। Al2O3 का एल्युमिनियम 3 और ऑक्सीजन 2, एल्युमिनियम 3 और ऑक्सीजन 2। CuCO3 का कॉपर का 3 और ऑक्सीजन का 1, कॉपर का 3 और ऑक्सीजन का 1। MnO4 का Mn का 4 और ऑक्सीजन का 1। संयोजकता निकालने के लिए NH3 हो गया। अब देखिए H का 3 हो गया और N का 1 आ गया, तो H3 का कितना हो गया, 1 हो गया। और सोडियम का कितना हो गया, 3 हो गया। इस तरह से जो है संयोजकता निकाला जाता है। आगे आ जाता है केस 1। यदि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। संयोजकता जो होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। संयोजकता परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 5 6 7 या इलेक्ट्रॉन हो तो संयोजकता निम्नलिखित सूत्र द्वारा ज्ञात करेंगे। यदि 5 6 7 8 रहे तो 8 से इसे घटा देंगे। क्या करेंगे, 8 से इसे घटा देंगे। अब देखिए सोडियम आ गया 1s2 2s2 2p6 3s1। अब जैसे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, लेकिन संयोजकता है ये निकालना, संयोजकता 1 हो जाएगा। संयोजकता क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे हमें किस में 1 में घटाएंगे तो यह एक अस्थाई नहीं है, यह एक अस्थाई नहीं है। उसी तरह से सोडियम का जब हम संयोजकता निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 और 2 8 हो जाएगा और 8 में 8 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। इसीलिए यह जो है यह अस्थाई नहीं है, यह अस्थाई नहीं है। अब आगे देख लीजिएगा, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की संयोजकता 0 होती है। हीलियम की संयोजकता कितनी होती है, 2 होती है और सभी गैसों की संयोजकता 18 होती है। एक संयोजकता वाला तत्व है धातु या अधातु कहलाता है और एक जो संयोजकता वाला तत्व है वो धातु और अधातु कहलाता
है। अब देखेंगे समस्थानिक। समस्थानिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे इस चैप्टर का। एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होती है, अर्थात प्रोटॉन की संख्या समान होती है, समस्थानिक कहलाता है। प्रोटॉन की संख्या समान होती क्या कहलाता है? समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिकों के परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण होता है। समस्थानिकों का जो परमाणु द्रव्यमान में भिन्नता होती है वह न्यूट्रॉनों की भिन्नता के कारण होता है। इनमें प्रत्येक परमाणु में समान प्रोटीन होते हैं। समस्थानिक में क्या होता है? प्रत्येक परमाणु में जो होता है समान प्रोटीन होता है। जैसे 6C12 6C14, इसमें जो होता है प्रोटीन जो होता है वो समान होता है। अब आगे जाता है आपके लिए समस्थानिकों का उपयोग। कौन सी समस्थानिक का उपयोग कहाँ करेंगे? कार्बन के समस्थानिक C14 का उपयोग जीवाश्मों की उम्र का पता लगाने के लिए, तो जीवाश्मों का उपयोग करने के लिए C14 का उपयोग करेंगे। यूरेनियम के समस्थानिक यूरेनियम 235 का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है, तो किसका प्रयोग करेंगे? परमाणु भट्ठी में इसका उपयोग करेंगे। आयोडीन के समस्थानिक I131 का उपयोग घेंघा रोग का पता लगाने में किया जाता है, तो घेंघा रोग के पता लगाने में I131 का प्रयोग करेंगे। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता जांच होती है। किसकी? थायराइड ग्रंथि की सक्रियता जांच होती है। आगे जाता है लोहे के समस्थानिक Fe26 के समस्थानिक का उपयोग एनीमिया रोग का पता लगाने में करते हैं। किसका? एनीमिया रोग का पता लगाने में करते हैं। आर्सेनिक के समस्थानिक AS74 का उपयोग ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। किसका? ट्यूमर का पता लगाने में किया जाता है। कोबाल्ट के समस्थानिक CO60 का उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? कैंसर के उपचार में किया जाता है, क्योंकि इसमें गामा किरण निकलता है। ये चीज़ें पूछा गया था कि कोबाल्ट में जो है 60 का प्रयोग करते हैं, इसमें कौन सी किरणों को निकाला जाता है? तो कोबाल्ट गामा किरणों को प्रक्षेपित किया जाता है। अगला है सोडियम के समस्थानिक का उपयोग रक्त के थक्के का पता लगाने में किया जाता है। रक्त का थक्का का जो पता चलता है वो सोडियम 24 के द्वारा पता चलता है। अब आगे हम देखेंगे अल्प रक्तता। अल्प रक्तता यानी एनीमिया जो है, या तो क्षय रोग की जांच जो है F59 के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? टीबी की जांच होती है F59 के द्वारा। अस्थि यानी बोन रोगों के उपचार के लिए पोटासियम 32, ये फास्फोरस जो है 59 का प्रयोग करते हैं, और अस्थि रोगों के लिए पोटासियम 32 का उपयोग करेंगे। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में C12 का उपयोग करेंगे। पौधों में उर्वरकों के प्रभाव की जांच करने में C12। तेल के कुओं के अध्ययन एवं पाइपों में रिसाव का पता लगाने में सोडियम 24 का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम 24 का। अब आगे आ जाता है सबसे अधिक समस्थानिक जो होता है पोलोनियम का होता है, लगभग 27 होता है। सबसे अधिक जो होता है समस्थानिक पोलोनियम का होता है, लगभग 27। न्यूट्रॉन की संख्या बदलने से समस्थानिक बदल जाता है। न्यूट्रॉनों की संख्या बदलने से क्या होता है? समस्थानिक बदल जाता है। समस्थानिकों की रासायनिक विशेषता समान होती है, परंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग। समस्थानिकों का जो रासायनिक विशेषता होता है समान होता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या होता है? अलग अलग होता है। अगला जाता है समभारिक। विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु भार समान होते हैं और एक दूसरे के समभारिक कहलाते हैं। समभारिक में नाभिक की संख्या समान होती है। समभारिक में क्या होता है? नाभिक का संख्या समान होता है। सम न्यूट्रॉनिक। तो सम न्यूट्रॉनिक में जो होता है सभी परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनिक में क्या? न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है। अब ये जो है ये आपके लिए था यूथ साइंस का रिवीजन बुक, इसको मैं कंप्लीट करवा रहा हूँ। फिजिक्स का कुल टोटल 700 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में मौजूद है, इसे आप जाके देख सकते हैं। अब देखिए इसमें पढ़ेंगे इस आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स या तो सम इलेक्ट्रॉनिक। तो इसमें जो है वे परमाणु व आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है उसे सम इलेक्ट्रॉन कहेंगे। जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है उसे सम इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। जैसे H2O CH4 D2O NH4, ये सब क्या हो गए? सम इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए। आइसो डायफर वैसे दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान हो। न्यूट्रॉन व प्रोटॉन का अंतर समान हो उसे आइसोडोफर कहेंगे। और सम आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे जिसका जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर है उसे आइसो। अगला आ जाता है अणु। क्या आ जाता है? अणु शब्द का परिचय डेमोक्रिटस ने दिया था। अणु शब्द का परिचय कौन दिया? डेमोक्रिटस ने दिया था। किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। देखिए किसी यौगिक का सूक्ष्मतम कण को क्या कहेंगे?
अणु कहेंगे, लेकिन यदि किसी तत्व का सिस्टम कहेगा तो परमाणु। दो या दो से अधिक परमाणुओं के रासायनिक संयोग से मिलकर बना नया पदार्थ अणु कहलाता है। दो या दो से अधिक जो परमाणु के रासायनिक संयोग से मिलकर बना जो पदार्थ होता है उसे अणु कहेंगे। पदार्थ का सबसे छोटा कण अणु होता है। अब देखिए अणु जो होता है ये दो प्रकार से होता है, समांग और विषमांग। समांग को बोलते हैं होमो एटॉमिक, और जो होता है विषमांग उसे हेटेरोएटॉमिक बोलेंगे। विषमांग में जो होता है ये दो यौगिक रहते हैं, असमान अणु से बने रहते हैं, और ये एक समान अणु से बने रहते हैं। ये चीज़ें आप जान रहे। अगला आ जाता है किसी अणु में परमाणु की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं, एटोमिसिटी। यानी किसी अणु में परमाणुओं की संख्या क्या कहते हैं, परमाणुकता कहते हैं। सभी अक्रिय गैस जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ये परमाणु अणु यानी मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं। अक्रिय गैसों की परमाणुकता एक होती है। अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है, एक होती है। अब देखिए परमाणुकता के बारे में जानेंगे। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहा जाता है। किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं। सभी अक्रिय गैस हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन जो हैं ये परमाणु अणु होते हैं। अक्रिय गैसों की परमाणुकता एक होती है। अक्रिय गैसों की परमाणुकता कितनी होती है, एक होती है। परमाणु जो होता है ये रासायनिक रूप से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। परमाणु जो होते हैं ये रासायनिक रूप से जुड़कर अणु का निर्माण करते हैं। अगला जाता है हुन्स रूल। हुन्स रूल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है। समान ऊर्जा स्तर वाले परमाणु में पहले एकक इलेक्ट्रॉन भरता है। जो समान आवेश के जो अणु होते हैं पहले एकक भरता है, फिर उसका जोड़ा बनता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी की सुई के विपरीत भरते हैं, फिर घड़ी के सुई की दिशा में। पहले क्या हो गया, घड़ी के विपरीत दिशा में, यानी ये जो सही है ये जो है सो गलत है। पहले क्या, घड़ी के उस रूल में परमाणु में सबसे पहले एकक इलेक्ट्रॉन भरता है, एक जोड़ा बनता है। इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में भरते हैं, यानी एक जोड़ा बना के फिर दूसरा जोड़ा बनाते हैं। ये देखिए ये जो है ये सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद ये है क्लोरीन का जो है ये भरा गया है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। इसी तरह से जो है 5 इलेक्ट्रॉन है। ये है क्वांटम संख्या। अब क्या रहेगा, क्वांटम संख्या वैसे संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल की संख्या, सब सेल की संख्या, सेल या सब सेल का आकार, सेल या सब सेल की स्थिति या उससे घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। सेल के जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है उसे क्वांटम संख्या कहते हैं। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, मुख्य क्वांटम, द्विगंशी क्वांटम, चुंबकीय क्वांटम और चक्रण क्वांटम। ये क्वांटम संख्याएँ हैं। आगे देखेंगे मुख्य क्वांटम संख्याएँ क्या है। वैसी क्वांटम संख्या जिस किसी एटम में सेल की संख्या एवं उसके आकार की बतलाती है उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। जो सेल की संख्या बताती है उसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे छोटा n से डिनोट करते हैं, n बराबर 1 2 3। n बराबर क्या था, 1 2 3। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी शून्य नहीं हो सकता। प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है उसका मान कभी शून्य नहीं होता है। अगला जाता है द्विगंशी क्वांटम संख्या। वैसे क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सबसेल की संख्या एवं उसके आकार को बताता है उसे एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, या तो द्विगंशी क्वांटम नंबर कहते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर को डेल्टा से डिनोट करते हैं। ये रहा एजीमुथल क्वांटम संख्या, वैसी क्वांटम संख्या जिसके एटम के अंदर सबसेल को बताता है। अगला जाता है चुंबकीय क्वांटम नंबर। वैसे क्वांटम संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल या सबसेल की स्थिति बताता है उसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। इसे m से डिनोट करते हैं। इसे किससे डिनोट करते हैं, m से डिनोट करते हैं। अगला जाता है चक्रण क्वांटम संख्या। चक्रण क्वांटम संख्या वैसे क्वांटम संख्या जो किसी कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है उसे चक्रण क्वांटम संख्या कहते हैं। अगला जाता है पॉलिश प्रिंसिपल। इस नियम के अनुसार किसी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर अलग अलग होगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन का जो है अलग अलग होगा।
स्थिर अनुपात का नियम, ये क्वेश्चन जो है बराबर आपको पूछा जाता है। स्थिर अनुपात का नियम इसे कौन दिए थे? तो जोसेफ प्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। कौन दिए थे? जोसेफ प्रॉस्ट नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं। जैसे C2H4, जैसे C और H का अनुपात जो होता है 6:1 होता है, यानी निश्चित अनुपात में जो मिले होते हैं उससे स्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। इसका जो अनुपात होता है 6:1 होता है। अब देखिए, अब आ जाती है बारी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने की। पहला क्वेश्चन है, परमाणु मॉडलों का समय के साथ सुधार होता रहा। निम्नलिखित परमाणु मॉडल को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले कौन आए थे? तो सबसे पहले थॉमसन आए थे। थॉमसन के बाद रदरफोर्ड आए, रदरफोर्ड के बाद बोरबरी। 2-1-3 का है, 2-1-3 अर्थात ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला जाता है, रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन का परिणात्मक खोज किया था। तो जो अल्फा कण का प्रकीर्णन का खोज कौन किए थे? तो परमाणु में नाभिक होता है, ये बताए थे। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक तत्व X में इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व का सही प्रदर्शन है? यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितना दे दिया गया? 16 और इलेक्ट्रॉन की संख्या 15, यानी X ये 15 हो गया और Z बराबर E बराबर P, यानी ये प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया और ये क्या हो गया? परमाणु संख्या हो गया। और न्यूट्रॉन की संख्या 16 है। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? 16 है। और ये बराबर क्या होता है? P+N। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 16 में 15 गया था 31, 16 और 15 कितना होगा? 31 होगा। ये तत्व का सही प्रदर्शन दिखाया गया है। आगे आ जाता है आपके लिए डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक समझाइए। तो सफलतापूर्वक डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कौन बताया? स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रेडियो एक्टिव का नियम, गुणित अनुपात का नियम। तो ये बताए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम। कौन बताए थे? तो ये बताए थे पहला, दूसरा और चौथा, यानी स्थिर अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और गुणित अनुपात का नियम। ये है डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के सफलतापूर्वक समझाया था। अगला आ जाता है, रदरफोर्ड के नाभिक प्रतिरूप के संबंध में कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही हैं? तो पहला और तीसरा सौर परिवार में से तुलना की जा सकती है। नाभिक को धन आवेशित माना गया है। नाभिक को क्या माना गया? धन आवेशित माना गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक वितरण को सही रूप दर्शाता है? तो 2-8-2, यानी ये जो है ये सही रूप दर्शाता है, 1:2, 2:2, 2p2। अगला आ जाता है आपके लिए, नीचे दिए गए में कौन सा सही है? परमाणु संख्या जो है वह Z बराबर क्या होता है? E बराबर P। Z बराबर द्रव्यमान संख्या जो होता है A बराबर P+N जो है ये सही है, यानी जो ऑप्शन बी है वो सही है। अगला है फिर परमाणु संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के समान होता है, तो ये गलत है। और फिर चौथा नंबर है कि परमाणु संख्या जो प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। जीप जो है ये सही मैच खा जा रहा है। और फिर जो दूसरा नंबर है वो सही मैच खा जा रहा है कि द्रव्यमान का संख्या जो होता है प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या के बराबर होता है, यानी जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए डी। क्या हो जाएगा? डी, दूसरा और चौथा सही है। अब आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 है कि थॉमस के परमाणु मॉडल हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? ये चीज़ है, यह परमाणु में परमाणु द्रव्यमान को समान रूप से वितरित मानता है। क्या चीज़ समान रूप से वितरित मानता है? परमाणु में धनावेश समान रूप से वितरित माना गया है। तीसरा, धन आवेशित गोले में इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। किसे? इलेक्ट्रॉन का वितरण समान रूप से होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो है सही है। अगला जाता है, रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग ने दर्शाया कि क्या चीज़ दर्शाया था? तो दूसरा और चौथा देखा है, परमाणु का अधिकांश स्थान रिक्त था और जो था कि नाभिक के परमाणु का द्रव्यमान धन आवेश केंद्रित रहता है। क्या चीज़ रहता है? धन आवेश केंद्रित रहता है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10 कि एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं। एक तत्व के आयन पर 3 धन आवेश हैं और परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉन की संख्या 14, तो आयन में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं? तो ये चीज़ें पूछा है कि एक तत्व है जिसका आयन पर
3 धन आवेश है और परमाणु की द्रव्यमान संख्या 27 है और न्यूट्रॉन की संख्या 14 है। तो ये कौन सा है? तो ये जो है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो 10 होंगे। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 10 इलेक्ट्रॉन होंगे। एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं, तो धातु और अधातु जो होते हैं एक संयोजकता वाले तत्व होते हैं। परमाणु का प्रथम मॉडल देने वाले कौन थे? तो प्रथम मॉडल दिए थे जे थॉमसन। कौन दिए थे? जे थॉमसन। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। एथिल एथेनॉइड CH3COO-C2H5 के एक नमूने में 2 ऑक्सीजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न है। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? तो दोनों ऑक्सीजन परमाणु समस्थानिक हैं, ये सही है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14। Mg2+ आयन को पहचानिए जहां N और P क्रमशः न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या को दर्शाते हैं। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला आ जाता है 3 प्रोटॉन और 4 इलेक्ट्रॉन युक्त परमाणु की संयोजकता होगी तो 1 होगी। 3 प्रोटॉन और 4 न्यूट्रॉन की परमाणु की संयोजकता कितनी होगी? 1 होगी। एल्युमिनियम के एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है तो 2 8 3। कितना होता है? 2 8 और 3 होता है। चित्र में कौन सा परमाणु के बारे में मॉडल को सही प्रदर्शन नहीं करता है? तो सही प्रदर्शन नहीं करता है दूसरा और चौथा, यानी ये जो है ये नहीं बताता है, ये जो है और ये जो है बिल्कुल अलग है। तीसरा में 2 है, 8 है, इसमें भी 2 और कितना है? 5 है। तो ये चीज़ें जो हो सकती है जबकि दूसरा और चौथा नहीं हो सकता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है? तो एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। कितनी होती है? समान होती है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। जीभ से आप जान सकते हैं। एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कौन सा कथन सत्य नहीं? परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाता। परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाता, ये गलत है। परमाणु स्वतंत्र है। परमाणु जो है सो विभाज्य कण है। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन के एक अणु में 3 परमाणु होते हैं। LP 2018 का क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं और ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रयोग करने के लिए गलत होगा? तो कौन सा कथन गलत होगा? एक तत्व का 1 मोल, एक यौगिक का 1 मोल, एक तत्व का 1 परमाणु, एक यौगिक का 1 परमाणु। तो एक यौगिक का 1 परमाणु गलत है, जबकि एक तत्व का 1 परमाणु हो सकता है, एक यौगिक का 1 मोल हो सकता है, एक तत्व का 1 मोल हो सकता है, लेकिन एक यौगिक का 1 परमाणु नहीं होगा। अगला देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक आयनिक यौगिक का गुण है? तो आयनिक यौगिक का कौन सा गुण है? तो कम गलनांक और क्वथनांक। कम गलनांक और क्वथनांक क्या है? आयनिक यौगिक का गुण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या की वृद्धि होती है, ये पहला कथन है। आवर्त में बाईं से दाएं जाने पर नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, तो ये जो केवल नाभिकीय आवेश में वृद्धि होती है, ना कि परमाणु त्रिज्या में वृद्धि होती है। ऑप्शन नंबर 2 जो है सही है, केवल 2 ही सही है। अगला आ जाता है 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से बनता है तो यौगिक बनता है। क्या बनता है? 2 या 2 से अधिक तत्वों के योग से क्या बनता है? यौगिक बनता है। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है? कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन या तो फिर लोहा। तो ये है लोहा। लोहा जो है क्या है? फेरस जो है एक धातु है। फास्फोरस की परमाणुकता क्या है? एकल परमाणु, द्विपरमाणु, चतुर्थ परमाणु या त्रिपरमाणु। तो चतुर्थ परमाणु क्या है? चतुर्थ परमाणु जो है फास्फोरस की परमाणुकता है। कौन सा तत्व सिलिकॉन के समान संयोजकता है? सिलिकॉन जो है सिलिकॉन के समान कौन कौन सा है? तो ये कार्बन और गैलियम है। कार्बन और गैलियम जो है इस सिलिकॉन के समान है। इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में द्विपरमाणु होते हैं? तो द्विपरमाणु होता है हीलियम। द्विपरमाणु कैसा होता है? हीलियम का होता है। सल्फर का परमाणु द्रव्यमान 32 यूनिट है और सल्फर 16 ग्राम मात्रा में मोल की संख्या कितनी होगी? तो ये होगा सल्फर का 0.5। कितना होगा? 0.5 मोल होगा। आगे है परमाणु की त्रिज्या का प्रयोग किससे करने के लिए किया जाता है? तो ये परमाणु का आकार मापने के लिए किया जाता है। आगे धौवन सोडा क्रिस्टलीकरण के लिए पानी का प्रतिशत कितना है? तो 62.9 है। कितना है क्रिस्टलीकरण के लिए? धौवन सोडा के लिए 62.9 है, ये हमारा क्रिस्टलीकरण के लिए पानी की मात्रा। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
निम्न में से सबसे बड़े आकार का परमाणु कौन सा है? तो सबसे बड़े आकार का परमाणु जो है अल्युमिनियम है। क्या चीज़ है? अल्युमिनियम है। देखिए फास्फोरस हो गया 15 और सल्फर हो गया 16, सिलिकॉन हो गया 14। अल्युमिनियम का जो है इसका परमाणु का आकार सबसे बड़ा है। एक तत्व के नाभिक में 15 प्रोटॉन है, 22 न्यूट्रॉन है। इसकी द्रव्यमान संख्या हो जाएगी यानी जे द्रव्यमान संख्या पूछा n बराबर a बराबर p प्लस n। ए बराबर क्या था? p प्लस n। तो n बराबर निकालना, तो द्रव्यमान संख्या में यदि परमाणु की संख्या घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? इसमें जो द्रव्यमान की संख्या निकालना है तो ए बराबर p प्लस n जुड़ जाएगा, 22 15 प्लस 15 37 हो जाएगा। कितना होगा? 37। इलेक्ट्रॉन के समतुल प्रतिरोध प्रतिद्रव्य कणों को कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो पॉजिट्रॉन कहा जाता है। क्या चीज कहते हैं? पॉजिट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने। निम्न में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो सकारात्मक आवेश जो होता है किसमें? तो प्रोटॉन में होता है। जिन पर परमाणु कणों में समान उप परमाणु कण से विपरीत गुण होते हैं उसे किस नाम से जानते हैं? तो प्रतिकण नाम से जानते हैं। किससे? प्रतिकण के नाम से जानते हैं। सब परमाणु को किसने खोजा था? तो डेमोक्रिटस ने खोजा था। डेमोक्रिटस ने जो है सब परमाणु का खोज किया था। आगे सब परमाणु को किसने खोजा? तो डेमोक्रिटस ने खोजा। निम्न से किस तत्व में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति अपेक्षाकृत अधिक होती है? तो यह होती है फ्लोरीन में। क्या होती है? फ्लोरीन में। न्यूट्रॉन को छोड़कर सभी हाइड्रोजन जो है परमाणुओं में मौजूद होते हैं। क्या चीज़? सभी हाइड्रोजन परमाणुओं में मौजूद होते हैं। नाभिक में कौन उपस्थित नहीं होता है? तो नाभिक में जो होता है प्रोटॉन और यानी न्यूक्लियन होता है। कौन उपस्थित नहीं होता ये चीज़ पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये उपस्थित नहीं होता है। और न्यूक्लियन में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आ जाता है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 42। सामान्यतः परमाणु के नाभिक में होते हैं तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। विद्युतीय तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है तो किसका है? तो न्यूट्रॉनों का प्रभाव। न्यूट्रॉनो जो है विद्युत तटस्थ और कमजोर सूक्ष्माणु पर परस्पर प्रभाव है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? बोर के एटम मॉडल की अवधारणा के अनुसार क्या होता है जब एक इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के फोटोन को आवेशित करता है? तो क्या होता है? तो इनमें से कुछ नहीं होगा। इनमें से कुछ नहीं होगा। अगला है परमाणु का नाभिक मॉडल पहली बार किसके द्वारा खोजा गया? तो परमाणु का जो नाभिक मॉडल है ये खोजा गया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा। किसके द्वारा? अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजा गया था। अगला एम कक्षा में शामिल हो सकने वाली इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? KLM यानी 2n², 9 दूना 18 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका होता है 2n² होता है, जो होता है इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 2n²। और जो m होता है ये तीसरा कक्षा होता है। n तीन 9, 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सल्फर का परमाणु क्रमांक और संयोजकता क्रमशः कितना है? तो सल्फर का जो है परमाणु क्रमांक जो है 16 है और संयोजकता 2 है। अगला कौन सा परमाणु का उप परमाणु कण नहीं है? परमाणु का उप परमाणु कण कौन सा नहीं है? तो जीनोन नहीं है। कौन नहीं है? जीनोन नहीं है। एल कक्षा में रख सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? KLM। तो m में कितना होता है? l में होता है 8। एक तत्व की परमाणु संख्या 13। इस तत्व में कितने सेल होते हैं? तो एक से 13 हैं तो कितने सेल होते हैं? तो 3 होते हैं। कितने सेल होते हैं? 3 होते हैं। अगला जाता है 51 नंबर क्वेश्चन। बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को कहा जाता है, जो बाहर में रहते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अगला ऊर्जा के चतुर्थ स्तर में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? तो 32 होगी। कितनी होगी? 32 होगी। 2, 8, 18, 32। अगला जाता है कैथोड किरण प्रयोग पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो कैथोड किरण को पहली बार किया था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। कौन किए थे? अर्नेस्ट रदरफोर्ड किए थे। सॉरी, जे थॉमसन किए थे। कैथोड किरणों को सबसे पहले प्रयोग जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। अगला जाता है रदरफोर्ड परमाणु मॉडल में अल्फा कण क्या था? अल्फा कण स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए थे। कहाँ पर? स्वर्ण पर प्रक्षेपित किए थे। अगला किसी परमाणु के कोश में समायोजित की जा सकने वाले अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? तो अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। आगे किसी एक सेल में समायोजित की जा सकने वाली इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी है? तो ये निकालते हैं 2n² से। किससे निकालते हैं? 2n² से।
एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है तो वह तत्व कौन सा है? मैग्नीशियम है। कौन सा है? मैग्नीशियम है। अगला आ जाता है निम्नलिखित में से किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। तो धातु का नहीं है 2 और 6, 2 और 6 जो है ये धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। अगला आ जाता है जिस परमाणु की बाह्य कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूर्ण होती है उसे उसकी संयोजकता होती है 0। उसकी संयोजकता कैसी होती है? 0। किस तत्व में इसके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कैल्शियम। कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। खाली जगह बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से भरी होती है तो किसके लिए? जिनोन। जिनोन में बाह्यतम कक्षा में पूरी तरह से भरी होती है। पहले आवर्त में दोनों तत्वों के खाली जगह में संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो के कोश में। किस में होते हैं? के कोश में। परमाणु क्रमांक 17 वाला एक तत्व नीचे दिया गया है, किस परमाणु क्रमांक तत्व के समान विशेषता रखता है? तो 35 के समान गुण रखता है। अगला आ जाता है 64 नंबर। खाली जगह के बाह्यतम कोश में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह है धातु। धातु के जो है बाह्यतम कक्षा में 1 से 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सबसे बाहरी ऑर्बिट में खाली जगह इलेक्ट्रॉन की संख्या एक समान होती है तो बाहरी ऑर्बिट में किसके समान रहती है? तो वह आर्सेनिक और बिस्मथ। आर्सेनिक और बिस्मथ जो है ये रहता है। हीलियम को छोड़कर सभी नोबल गैस में सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो उस तत्व का नाम फास्फोरस है। उस तत्व का नाम क्या है? फास्फोरस है। अगला निम्न में से किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 283 है? तो वह है एल्युमिनियम। वह क्या? एल्युमिनियम है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 69। खाली जगह तत्व बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है तो वह है आर्गन। क्या है? आर्गन है, जिसके बाहरी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 कक्षाएं होती है। अधातुओं में आमतौर पर सबसे बाहरी कक्षा में होता है तो 5, 6, 7, 8 जो होता है ये सबसे बाहरी कक्षा में होता है। एक ऑक्सीजन परमाणु में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो 6। 2 के बाद कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं? 6, 2, 8। तो 6 ही बचते हैं, 8 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 वाले तत्व होते हैं तो ये होता है क्या चीज़? ये होता है हमारा ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन का 8 हो गया और ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 8 होता है। इनमें से कौन सा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? तो ये है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का 2, 8, 3 होता है। अगला नीचे के तत्वों में किसका आकार सबसे छोटा है? तो किसका आकार सबसे छोटा? Al2 3+, यानी ये जो है जो 3 आयन को त्याग रहा है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 है, इसकी संयोजकता क्या होगी? तो 287 है तो इसकी संयोजकता 1 हो जाएगी, यानी 6 इलेक्ट्रॉन लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा। 17 वाला कौन सा है? क्लोरीन है। आगे है उन 3 तत्वों का नाम बताएं जिसके सबसे बाहरी सेल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वह सेल है लिथियम, सोडियम और पोटासियम। लिथियम, सोडियम और पोटासियम है। अगला जाता है एक तत्व के आइसोटॉप की द्रव्यमान संख्या 298 है, इसके नाभिक में 196 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? तो परमाणु संख्या क्या होगा? A बराबर P+N, यानी 298 में जोड़ेगा तो कितना आएगा? 102। कितना आ जाएगा? घट जाएगा तो 102 आएगा। आगे परमाणु क्रमांक को किस अक्षर द्वारा दर्शाया जाता है? तो Z के द्वारा। परमाणु क्रमांक को Z के द्वारा दर्शाया जाता है। बता दें इसका PDF में हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। और यहाँ तक पहुँचे हैं, लगे कि आपके द्वारा मैं मेहनत कर रहा हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं आपके सामने अभी से लेकर और अंतिम क्षणों तक रहूँगा जब तक आपके एग्ज़ाम कंप्लीट नहीं होते। किसी तत्व की परमाणु संख्या को निश्चित किया जाता है तो एक अणु में प्रोटॉन की संख्या से उसे निश्चित किया जाता है। एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 284 है तो तत्व का नाम क्या है? यानी 14 वाले तत्व जो है सिलिकॉन है। 14 परमाणु संख्या वाले तत्व सिलिकॉन है। अगला नाइट्रोजन के परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉनों की संख्या होती है तो नाइट्रोजन का कितना था? 7 और 14। तो न्यूट्रॉन का संख्या क्या होगा? A बराबर P+N, यानी जो है 14 में 7 घटाएंगे तो 7 आएगा। कितना आएगा? 7। अगला जाता है एक परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो न्यूट्रॉन की संख्या द्रव्यमान की संख्या और परमाणु की संख्या के बराबर होती है। Z बराबर E बराबर P।
परमाणु की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के बराबर होता है। अगला है किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या के रूप में जाना जाता है, वह द्रव्यमान संख्या है। क्या चीज़? द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या के योग के माना जाता है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक नाभिक में मौजूद की संख्या के बराबर है तो प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है, प्रोटॉनों की संख्या के बराबर है। अगला आ जाता है 85 नंबर क्वेश्चन। एक तत्व के समस्थानिक की द्रव्यमान संख्या 298 है यदि इसका नाभिक में 188 न्यूट्रॉन है तो इसकी परमाणु संख्या कितनी है? तो 110 है। कितनी है? 110 है। अगला है तत्व जिनकी द्रव्यमान संख्या एक समान है परंतु भिन्न परमाणु संख्या है उसे क्या कहेंगे? आइसोबार कहेंगे। आइसोटॉप परमाणु संख्या, आइसोबार द्रव्यमान की संख्या। अगला आ जाता है खाली जगह संख्या परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है तो वह है हमारा न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो जो है न्यूट्रॉनों की संख्या और परमाणु की द्रव्यमान संख्या और क्रमांक के अंतर के बराबर होता है। निम्नलिखित में से किस में से एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? तो परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक जो विशेषता है ये जो है तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है। आगे जाता है फ्लोरीन। फ्लोरीन का जो है ये है 9 19 न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन और 10 न्यूट्रॉन होते हैं। अगला जाता है किसी तत्व के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होती है यह परमाणु क्रमांक के बराबर होती है, परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। अगर निम्नलिखित तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है? तो सबसे कम परमाणु द्रव्यमान हाइड्रोजन का है। किसका है? हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन अणु का नाभिक किससे बना होता है? तो केवल एक प्रोटॉन से बना होता है, केवल एक प्रोटॉन से बना होता है। आगे पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी द्रव्यमान संख्या 39 है तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो 20 हो जाएगी। कितनी होगी? 20 होगी। अगला पदार्थ की बोस-आइंस्टीन कंडक्शन पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त किया जाता है। यानी कम घनत्व वाली जो है गैस है उसे अत्यंत कम तापमान में ठंडा करके प्राप्त किया जाता है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव लगा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है यदि एक तत्व के परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन है और 12 न्यूट्रॉन है तो द्रव्यमान की संख्या क्या हो गया? तो 11 12 23 हो जाएगा। क्या होगा? 11 12 23। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में होता है तो ड्यूटेरियम में क्या होता है? ड्यूटेरियम एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। ड्यूटेरियम में क्या होता है? एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन। अगला है ऑक्सीजन खाली जगह इलेक्ट्रॉन्स ईट आउट मोस्ट सेल तो ये कौन सा सेल में होता है? तो एल में होता है। कितना होता है? के और एल में होता है, 6 होता है। जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या को बदल देते हैं तो इसका बदल जाता है, तो इसका क्या बदल जाता है? समस्थानिक बदल जाता है, इसका समस्थानिक बदल जाता है। अमोनिया में एन और एच के द्रव्यमान हमेशा होते हैं। अमोनिया में जो होता है एन और एच का द्रव्यमान होता है 3:1 NH3 होता है तो 3:1 होता है, यानी इसका ऑप्शन जो होगा 14:3 होगा। अच्छा, परमाणु द्रव्यमान का पूछा है, सॉरी, तो 14:3 होगा। अगला है 100 नंबर क्वेश्चन। 100 नंबर का क्वेश्चन है खाली जगह रासायनिक विशेषता एक समान होती है, निम्नलिखित में कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? तो किसी समस्थानिक का गुण क्या है? तो ये उनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं, ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, ये समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या भौतिक गुण है। अगला क्वेश्चन आता है यह अवधारणा कि एक तत्व के सभी परमाणु समान हैं, एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं को खाली जगह खोज गलत सिद्ध किया था, तो ये समस्थानिक होता है। एक तत्व के सभी गुण समान है, ये समस्थानिक की खोज से गलत सिद्ध हुआ था। प्राकृतिक क्लोरीन के दो समस्थानिक 17Cl35 का 75%, 17Cl37 का 25%, क्लोरीन का औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? 35.5। कितना होगा? 35.5। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु एक साथ मिलकर अणु का निर्माण करते हैं। जो तत्व रहते हैं वो अलग अलग मिलकर करके अणु का निर्माण करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड में द्रव्यमान के अनुसार कैल्शियम और
ऑक्सीजन का अनुपात कितना होगा? तो कैल्शियम और ऑक्सीजन का अनुपात 5:2 होगा। कितना होगा? 5:2। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 105। एक तत्व के समस्थानिक के गुण के अणु द्रव्यमान में अंतर का कारण है। तो द्रव्यमान का उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या, उनके नाभिक में न्यूट्रॉन की अलग अलग संख्या। तो अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है 1:8। कितना था? 1:8। अगला, अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में 6 परमाणु होते हैं। निम्न में से किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं? तो H2SO4 में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। समभारिक में खाली जगह संख्या समान है। समभारिक में किसकी संख्या समान है? तो ये नाभिक की संख्या समान है। नाभिक की संख्या समान है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, खाली जगह इलेक्ट्रॉन की समान संख्या वाले परमाणु अणु होते हैं। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक के जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या समान, परमाणु अणु सब समान होते हैं। किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में वैज्ञानिक बुनियादी सिद्धांत दिया? तो जॉन डाल्टन जो थे, इन्होंने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत दिए थे। अगला क्वेश्चन है, NH4NO3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? 35% है। कितना है? 35% है। इसे निकालने का ये था कि इसका हम परमाणु द्रव्यमान लेते थे 14 + 2 चौका 8 + 7 दूने 14 प्लस कितना हो गया? 24। जितना आएगा उसमें नाइट्रोजन का बट्टा करके निकालते थे। CO2 में कार्बन का प्रतिशत कितना है? तो ये है 27.3। कितना है? 27.3। अगले क्वेश्चन देखेंगे, पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान में कितना हो जाएगा? तो 5 अणुओं में कितना होगा? 100। पानी के 5 अणुओं का द्रव्यमान कितना होगा? 90। कितना होगा? 90 यूनिट होगा। H2O, पानी का 5 लेते हैं तो H5 दूनी 10, ऑक्सीजन का कितना होता है? 5 अणु हो गया, 1 दूने 2, 2 दूने 4, 4 25 20, 5 दूने 10 और 9 हो जाएगा, यानी 10 गुने 9 यानी 90 यूनिट जो है ये प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3Fe+4H2O, तो यही होगा Fe3O4 4H2O का उत्पादन में परमाणुओं की कुल संख्या कितनी होगी? 15 होगी। परमाणुओं की कुल संख्या 15 होगी। आगे, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहते हैं? तो यौगिक को क्या कहते हैं? तत्व को परमाणु कहते हैं, यौगिक को अणु कहते हैं, यौगिक का अणु कहते हैं। अणु का गठन करने वाले परमाणुओं की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है, तो परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में जानते हैं? परमाणुकता के रूप में जानते हैं। सोडियम कार्बोनेट का आणविक द्रव्यमान होता है 106। कितना होता है? 106 होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सापेक्ष द्रव्यमान होता है 74 यूनिट। कितना होता है? 74 यूनिट। सभी तत्व के सापेक्ष परमाणु के द्रव्यमान खाली जगह के परमाणु के संबंध में पाए जाते हैं, तो यह C12 पाया जाता है। क्या चीज़ पाया जाता है? C12 पाया जाता है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट्स हैं। चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपके लिए काफ़ी मेहनत किए हूँ। CaOH के होल ट्वाइस के अणु में कितने परमाणु मौजूद होते हैं? तो 5। कितने परमाणु मौजूद होते हैं? 5। और नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14 है और हाइड्रोजन का 1 है, तो अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा? 7। कितना होगा? 7 होगा। अब आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 125। N2O के अणुओं में होता है, N2O के अणुओं में क्या होता है? तो N2O के अणुओं नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है। 2 परमाणुओं के बीच तिहरा बंध होता है। अगला है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है? तो सल्फर में। सल्फर में जो थे आणविक द्रव्यमान की संख्या ज़्यादा होती है। एक तत्व A फार्मूला A3O4 के साथ ऑक्साइड बनाता है, तो A की संयोजकता क्या है? तो A की संयोजकता 4 है। A की संयोजकता कितनी है? 4 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी है? तो 4 है। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की संयोजकता कितनी है? 4 है। अगला है, प्रायः धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है। धनावेशित तत्वों की संयोजकता होती है 1, 2, 3। किसी तत्व की संयोजकता शक्ति क्षमता क्या कहलाती है? तो संयोजकता कहलाती है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कॉपर की संयोजकता क्या है? तो 1 है। क्यूप्रस ऑक्साइड में कितनी संयोजकता? 1 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, इसकी संयोजकता होगी +2। क्या होगी? +2। एक मीथेन
मेथेन गैस अणु के दहन से क्रमशः प्राप्त होता है तो 1:2। क्या 1:2। अगला एक एल कक्षा में महत्तम इलेक्ट्रॉनों की संख्या है तो एल में कितनी है तो एल में 8 है। एल में कितनी 8 है। NH4 के होल्ड वाइज SO4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं 15। कितने होते हैं 15 होते हैं। अगला आ जाता है यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 और ऑक्सीजन की 2 है तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होगा Al2O3 होगा Al2O3। अमोनियम में नाइट्रोजन की संयोजकता है तो नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है 3 है। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 138 देखते हैं। एक तत्व X चतुर्संयोजकता वाले तत्व वायु द्विबंधक संयोजक इन दो तत्वों द्वारा बना यौगिक होता है XYK2। गलत का मिलान करें तत्व का संयोजकता से मिलान करना है तो ऑक्सीजन का 1। अगला आ जाता है क्वेश्चन नंबर 139 दिया गया प्रतीक जो है तत्व का प्रतिनिधित्व करता है तो हाइड्रोजन को दर्शाता है। निम्नलिखित में से तत्वों में से किसका परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है तो ये हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान सबसे कम है। निम्नलिखित में से किस तत्व में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं तो एल्युमिनियम में 3 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये था कंप्लीट और ये SK झा की बुक है 5th एडिशन की और इसी को मैं कंप्लीट करा रहा हूँ। काफ़ी मेहनत किया हूँ आपके लिए। यदि चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये थैंक यू आपके लिए। आप अपने और अपने परिवार को ख्याल रखें। बता दें कि जब तक आप हैं जब तक हम हैं तब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। आपका सिलेक्शन बहुत ज़रूरी है, आप ज़रूर पढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने और अपने परिवार तथा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।